माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ डिज़ाइन ऑफ असेप्टिक एरिया। डिज़ाइन ऑफ असेप्टिक एरिया का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन ऑफ असेप्टिक एरिया का मतलब क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि असेप्टिक एरिया का मतलब ये होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पर कोई भी कंटामिनेशन नहीं हो, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वहाँ पे जो चांसेस होते हैं, जो अवेलेबिलिटी होती है, वो एकदम कम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम लोग कोई भी कल्चर मीडिया अगर प्रिपेयर करते हैं या कोई भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं, अगर उसके अंदर इस टाइप से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको स्पॉइल होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हमको फिर ये ध्यान में रखना होता है कि जहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन बना रहे हैं, कोई भी फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ का एरिया किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिज़ाइन ऑफ असेप्टिक एरिया में क्या हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना होता है कि जो भी एरिया हमने चूज़ किया है अपनी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, कोई भी प्रिपरेशन बनाने के लिए, तो उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो उस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है कि अगर कोई रूम है या कोई हॉल है या फिर कोई भी हमारा इंडस्ट्री है जहाँ पे भी हम लोग अपना फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो एरिया किस तरीके से हम लोग उसको डिज़ाइन करेंगे। तो असेप्टिक एरिया इज़ द एरिया विच स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर आर अडॉप्टेड टू अवॉइड कंटामिनेशन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमको ऐसा डिज़ाइन करना है अपना असेप्टिक एरिया जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेशन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपना जो एरिया है उसको डिज़ाइन करते हैं, अपना जो एरिया है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि जो एरिया हम लोग ले रहे हैं, डिफरेंस वो एरिया के अंदर हमको क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान में रख के अपना असेप्टिक एरिया प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लीन एरिया, असेप्टिक एरिया और स्टेलाइज एरिया। इन तीनों एरिया के अंदर क्या डिफरेंस है। तो क्लीन एरिया, असेप्टिक एरिया और स्टेराइल एरिया, इसके अंदर प्रोसीजर स्पेस क्लीनिंग ऑनवर्ड, असेप्टिक एरिया के अंदर डेडिकेटेड एरिया और स्टेराइल डेडिकेटेड रूम। ग्लोब्स के लिए क्लीन, स्टेलाइज और स्टेलाइज सर्जिकल। हैंड हाइजीनिक होना चाहिए, स्किन असेप्टिक होना चाहिए, स्टेलाइज फील्ड होना चाहिए जहाँ पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, और स्टेलाइज ग्लोव, मास्क और हैंड ग्लोव्स। मीन्स आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं और आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो पूरी स्टेलाइज होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो कंटामिनेशन के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग उसी गंदे हाथ से अगर काम करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग ग्लोव्स यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होना चाहिए, स्टेलाइज होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना होता है जब भी हम लोग असेप्टिक एरिया का प्रिपरेशन, असेप्टिक एरिया का डिज़ाइन करते हैं। अगर हम लोग का एरिया ही अगर डिज़ाइन नहीं होगा अच्छे से, तो फिर हम लोग का जो भी फॉर्मुलेशन हम लोग बनाना चाहेंगे वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से हमको अपना जो असेप्टिक एरिया है उसको डिज़ाइन करना होता है ताकि हम लोग अवॉइड कर सकें कंटामिनेशन के चांसेस को। उसके बाद अब जो एरिया की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, अगर आपका जो बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो आपकी जो बिल्डिंग की डिज़ाइन किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होना चाहिए, या फिर उसके अंदर जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है असेप्टिक क्वालिटी कंट्रोल एरिया। मीन्स जो एरिया है वो पूरी तरीके से मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग का, डिज़ाइन का, वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। तो उसी प्रॉपर वे को यहाँ पे डिस्कस किया है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टोर रूम होना चाहिए,
स्टोर रूम कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे ऑफिस है, ऑफिस के बाद स्टोर रूम है, स्टोर रूम के बाद फिर क्या आता है आपका क्लीनिंग एरिया, जहाँ पे आप पूरी चीज़ें क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आपको फिर कहाँ जाना है, स्टेलाइजेशन में, मीन्स आप क्लीनिंग के बाद उसको स्टेलाइज करेंगे, स्टेलाइज के बाद आप लोग उसका पैकिंग करेंगे, पैकिंग करने के बाद उसका क्वालिटी वो एरिया में जाएगा और उसके बाद सीधा वो स्टोर और बाहर के लिए डिस्पैच हो जाएगा। तो जो डिज़ाइन होती है वो एक आपकी ऑटोमेटिकली सीरीज वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लीनिंग पहले कर रहे हैं और बहुत दूर आपका स्टेलाइजेशन रूम है। कहने का मतलब ये कि जो लिंक है प्रोडक्शन की, उस तरीके से आपका जो भी बिल्डिंग डिज़ाइन है वो आपकी होना चाहिए एक प्रॉपर चैनल में। तो इस डायग्राम के अंदर वही आपको दिखाया गया है, एक डिज़ाइन दिखाई गई है कि इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको अपनी बिल्डिंग को प्रिपेयर करना है, बनाना है कि किसके बाद क्या चीज़ आना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ऑफिस रहेगा, ऑफिस वाले कहाँ जाएंगे, स्टोर रूम में जाएंगे, स्टोर रूम के बाद वो सीधा क्लीनिंग रूम में जाएंगे, क्लीनिंग रूम के बाद सीधा फिर वो कहाँ जाएंगे, स्टेलाइजेशन रूम में जाएंगे। स्टेलाइजेशन रूम में क्या होगा, सारा का सारा चीज़ जो होगा वो स्टेलाइज होगा, स्टेलाइज होने के बाद वो पैकेजिंग में जाएगा, पैकेजिंग के बाद वो क्वालिटी कंट्रोल में, और उसके बाद फिर लास्ट में सीधा वो मार्केट के लिए डिस्पैच होने के लिए रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको जो भी फॉर्मुलेशन अगर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की हम लोग को, क्या क्या रूम्स की, क्या क्या एरिया की हमको ज़रूरत होगी, उस वे में हमको अपना जो भी बिल्डिंग है उसको बनाना है, ताकि जो कंटामिनेशन के चांसेस हैं हमारे वो क्या हो सके, अवॉइड हो सके, वो क्या हो सके, कम हो सके। तो सबसे पहला चीज़ हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लोर्स, वॉल एंड सीलिंग। फ्लोर्स वॉल यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्लोर्स वॉल है वो किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे फ्लोर्स वॉल और सीलिंग जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि फ्लोर वॉल और सीलिंग मतलब जो हमारे घर की फ्लोर वॉल सीलिंग होती है वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि उसको हम लोग ईजीली क्लीन कर सकें। क्योंकि अगर फ्लोर की डिज़ाइन ईजीली क्लीन होने वाली नहीं रहेगी तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी वहाँ कंटामिनेशन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, और वो चीज़ हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसी फ्लोर चाहिए, ऐसी वॉल चाहिए, ऐसी सीलिंग चाहिए जिसमें जो हमारा कंटामिनेशन के चांसेस हैं वो क्या हो सके, अवॉइड हो सके। तो इस तरीके से हमको अपनी सीलिंग वॉल को प्रिपेयर करना है, बनवाना है, ताकि कंटामिनेशन जो होगा वो हमारा कम हो सके। नेक्स्ट आता है डोर्स, विंडोज एंड अदर। उसके बाद हमको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा डोर्स, विंडोज और जो भी चीज़ें हैं वो इजीली क्लीन हो सकें, इजीली उसमें से मतलब उसमें डर्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहे। और दूसरी चीज़ जो विंडोज़ और डोर्स हैं वो भी कम्प्लीटली क्लोज्ड रहें, वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि उसके अंदर कोई होल हो, कोई लीकेज हो, तो जिससे क्या हो सके गैस का मतलब गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। तो उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन अगर होगा गैस का या फिर एयर का या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उससे भी क्या होगा, हमारा जो हमने असेप्टिक रूम प्रिपेयर किया था, अपना क्लीनिंग की थी, वो क्या होगी, जल्दी से जल्दी खराब होने लगेगा। मीन्स हमारा जो असेप्टिक एरिया है वो असेप्टिक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे डोर, विंडोज़ जो चीज़ें हैं वो हमने प्रॉपरली उसको हमने क्या नहीं किया है, उसको देखा नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो इस तरीके से हमको अपना डोर, विंडोज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड बनवाना चाहिए, उसके अंदर कोई होल नहीं होना चाहिए। वो सब हम किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि हमारा फॉर्मुलेशन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आता है पर्सनल एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। पर्सनल एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग का मतलब ये है कि आप लोग जो भी क्लॉथिंग पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, जैसे ग्लोव्स हुआ, मास्क हुआ, है ना, अपना जो भी चीज़ आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी कंप्लीट स्टेलाइज होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर कंप्लीटली वो स्टेलाइज नहीं रहेगा तो आपके जो भी आप फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर कंटामिनेशन होने की चांसेस रहेंगे।
तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपके जो भी आप लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि, है ना, उसके बाद आप जहाँ पे जिस भी एरिया में आप वर्किंग कर रहे हैं वहाँ आपके लिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए कि इट शुड बी स्टेलाइज प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग लाइक हेडवेयर, जो भी अभी मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये जो मैन है वो पूरा का पूरा completely closed है with a sterilized head, sterilized mask, sterilized gloves, sterilized their footwear and mask and all their clothes। तो यहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें स्टेलाइज हमको यूज़ करना है ताकि हम लोग जो कंटामिनेशन के चांसेस हैं उसको अवॉइड कर सकें। तो हमको ये सारी चीज़ें पर्सनली अपनी क्लॉथ को स्टेलाइज करना रहेगा। नेक्स्ट आता है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। अब मेन पॉइंट यही आता है कि क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन के अंदर हम लोग क्या चीज़ को देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको जो भी एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं या जो भी प्लेस में काम कर रहे हैं या फिर जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, ग्लास वेयर हुआ चाहे एपरेटस हुआ, मीन्स हम लोग किसी में भी अगर वर्किंग कर रहे हैं तो वो चीज़ हम लोग की कम्प्लीटली स्टेलाइज होना चाहिए, राइट। अगर कम्प्लीटली वो चीज़ स्टेलाइज नहीं होगी तो जो भी फॉर्मुलेशन हम लोग बना रहे हैं उसमें क्या रहेगा, उसमें कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो भी फॉर्मुलेशन, जो भी प्रिपरेशन बनाएंगे या फिर जो भी एरिया में हम लोग वर्क करेंगे उसको हमको अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसको हमको अच्छे से डिसइंटीग्रेट कर लेना है। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो भी एरिया है उसका क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन करेंगे। नेक्स्ट आता है एयर सप्लाई। अब मेन चीज़ आती है आपकी जो एयर सप्लाई आपके जो वहाँ पे हो रही है, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं उसको भी आपको चेक करना है, ठीक है। तो उसको एयर सप्लाई के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जगह जगह अपने इंडस्ट्रीज़ में जहाँ भी हम लोग काम करते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी पर्टिकुलरली एयर फिल्टर्स लगाते हैं। ये फिल्टर्स का काम क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं एयर को उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी ये फिल्टर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज उसको कंट्रोल करके रखते हैं और दूसरा हमारी जो भी अंदर हमारी जो एयर आ रही है, एयर सप्लाई हो रही है, वो एक ही फ्लो में आए। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं एयर से वो भी क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है HEPA filter must be filtered at the inlet of the clean room and perfected. Also it is fitted upstream of the HEPA filter to increase the life span of the original filter. This filter is used for construction of vertical and horizontal laminar airflow bench which filter 99.97% of the dust particles। तो इसका मतलब ये है कि जब भी अगर लैमिनार एयर फ्लो में अगर अपना प्रिपरेशन को बना रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एयर को फ्लो कराते हैं, ठीक है। वो लैमिनार एयर फ्लो में जो एयर फ्लो होती है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं हमारे, इसीलिए हम लोग एयर सप्लाई का ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है एयर फ्लो रेजिस्टेंस टेस्ट। उसके बाद हम लोग उसका एयर फ्लो रेजिस्टेंस टेस्ट भी हम लोग करते हैं। दिस मेथड इज़ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट मेजरमेंट ऑफ द HEPA फिल्टर। तो इस टेस्ट के करने से भी हमको क्या होता है कि जो भी कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं वो भी हमारे कम हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग मतलब जो भी हमारा वर्किंग असेप्टिक एरिया है उसके अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो हम लोग का कंटामिनेटेड नहीं हो। तो उसके लिए हमने देखा कि हम लोग जो भी जहाँ पे भी हम लोग का प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे हम लोग फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ का हमको बिल्डिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को देखना है।
नेक्स्ट हमको उसका फ्लोर, वॉल, सीलिंग को चेक करना है। डोर, विंडोज़ और अदर चीज़ों को हमको देखना है। पर्सनल एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग को हमको देखना है कि किस तरीके से हमको उसके थ्रू भी हम लोग कंटामिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन के थ्रू भी हम लोग कंटामिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। और लास्ट वन इज़ एयर सप्लाई। तो एयर सप्लाई जो हमारी मेथड है, इस मेथड के थ्रू भी हम लोग कंटामिनेशन को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि असेप्टिक एरिया को हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन हम लोग का जो है वो अवॉइड हो सके। थैंक यू।